नमस्कार दोस्तों। मौत चाहे किसी की भी हो दुखद होती है, लेकिन खास करके जब मौत किसी ऐसे इंसान की होती है जिसने अभी युवावस्था में कदम रखा ही हो और रेप जैसे जघन्य अपराध के बाद उस जिंदगी को निर्ममता से खत्म कर दिया जाता है, तो वह मौत ना सिर्फ दुखद होती है बल्कि हमारे लिए असीम संवेदना और आक्रोश का कारण भी बन जाती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है देश में हाथरस हत्याकांड और गैंग रेप केस को लेकर के। इस केस की तुलना वर्षों पहले हुए निर्भया हत्याकांड से की जा रही है, जिसने पूरे देश के जनमानस को हिलाकर रख दिया था। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को लेकर के काफ़ी उत्तेजित हो रही है और प्रदर्शन कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में प्रदर्शन क्यों कर रही है और क्या उनका विरोध सही है, इस मामले में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे ही आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं, पूरा मुद्दा भक्तों और चमचों के संबोधनों में गुम हो जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि हाथरस हत्याकांड की जो कंपैरिजन निर्भया हत्याकांड से की जा रही है वह कितने हद तक सही है। इस केस को लेकर के पूरे देश में जो जातिवाद की एक नफरत की हवा फैलाई जा रही है, क्या वह सही है? जातिवाद अपने आप में एक घृणित प्रथा है और हिंदुस्तान में आज भी है, लेकिन क्या इस केस का जातिवाद से कोई भी संबंध है? आइए समझते हैं इस केस के बारीक पहलुओं को। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस केस के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी जो हमें नहीं दिखाई जा रही। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस इलाके में एक कंप्लेंट फाइल की गई, जिसमें आरोपी ने यह कहा कि उसकी बहन मनीषा अपनी मां के साथ खेत में घास काटने के लिए गई थी और वहां पर संदीप नाम के एक युवक ने उसकी बहन की गला घोट करके हत्या कर दी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो इस कंप्लेंट में और ना ही जो इनिशियल एफआईआर फाइल की गई थी, दोनों में कहीं पर भी संदीप को छोड़कर किसी और इंसान का जिक्र है और या फिर किसी रेप का जिक्र है। यहाँ तक कि वारदात के तुरंत बाद अमर उजाला और दैनिक जागरण में भी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें भी संदीप के अलावा किसी और इंसान का जिक्र नहीं था और ना ही किसी रेप का भी जिक्र था। और इन्हीं अखबारों में आज इस केस की निर्भया हत्याकांड से तुलना की जा रही है। इस केस को गैंग रेप के रूप में दिखाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है या बाद में कहा है कि संदीप और मनीषा के परिवार के बीच में रंजिश चल रही थी। 2001 में इन दोनों परिवारों के बीच में कोर्ट केस भी हुआ था, जिसका कैश में सेटलमेंट किया गया था। हो सकता है कि पुलिस इस मामले में झूठ बोल रही हो, लेकिन मनीषा की मां ने भी इस वारदात के तुरंत बाद में जिस वीडियो में संदीप के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है, उसी वीडियो में मनीषा की मां ने यह भी कहा है कि दोनों परिवारों के बीच रंजिश थी और पहले इस मामले में एक केस भी हो चुका है। क्या हुआ, किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो। अच्छा। तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी, तो बाने पीछे थे आके झट खींचे लगो, कोर पे बिल्कुल बाजरा था। मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाटी एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। क्या किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। मनीषा की मां और उसके भाई दोनों ने ना किसी रेप का जिक्र किया और ना ही संदीप के अलावा किसी और इंसान का। आइए देखते हैं कि इस मामले में मनीषा का क्या कहना है वारदात के ठीक बाद में, और यह वीडियो आपको और कहीं दिखाई नहीं देगा। क्यों क्यों दबा दिया बताओ? हैं? हैं? अच्छा, काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कई चोट है? जीव है, जीव में जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? मीडिया में यह कहा गया है कि मनीषा की आंख फोड़ दी गई थी, उसकी जीभ काट दी गई थी, उसके शरीर के अंग तोड़ दिए गए थे और उसके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मनीषा की गर्दन पे ज़रूर दबा करके उसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके अलावा उसके शरीर के किसी अंग पर कोई भी चोट के निशान नहीं है
और ना ही उसकी जीभ को काटा गया है। इसके बाद मनीषा को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर भी मनीषा ने एक वीडियो में यह बताया कि संदीप उसकी अवस्था के लिए जिम्मेदार है, और यहाँ पर भी इस वीडियो में ना ही किसी रेप का जिक्र किया गया और ना ही संदीप के अलावा किसी और इंसान का। हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से ले गए थे। फिर हमने मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्तेदार में जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने मना करी, सोच के गला में दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? कहते कि जिंदा है। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया, जो कि पहली एफआईआर में नहीं था। लेकिन यहां पर भी किसी भी रेप का कोई भी जिक्र नहीं है। 22 तारीख को जब मनीषा से फिर से जिरह की गई, तब उसने गैंग रेप का आरोप लगाया और संदीप के अलावा 3 या 4 और लोगों के नाम भी लिए। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ना किसी रेप का जिक्र था, वहां पर अचानक से 22 तारीख को गैंग रेप का जिक्र क्यों होता है और संदीप के साथ दूसरे और लोगों का नाम क्यों लिया जाता है? तो जब मनीषा खुद मौत से जूझ रही हो तो वह कोई ऐसा बयान क्यों देगी? सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो वह किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो या फिर वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। और इस मामले में मैं एक वेबसाइट का जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है फलाना ढिमकाना। इस वेबसाइट के ऑथर्स का यह कहना है कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, राष्ट्रवादी है, और इन्होंने इस केस की तहकीकात की है। इन्होंने यह कहा है कि उन्होंने गांव में इस केस की छानबीन की और उन्हें यह पता चला कि असल में मनीषा का संदीप के साथ अफेयर चल रहा था और इस मामले पर मनीषा की फैमिली खुश नहीं थी। इस मामले को लेकर के मनीषा और संदीप दोनों के साथ कई बार मारपीट की जा चुकी थी। घटना वाले दिन संदीप मनीषा से मिलने खेत पर आया था और वहां पर उसकी मां ने उसे देखा और चिल्लाकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इसका पता जब उसके भाई को चला तो उसने गुस्से में आकर मनीषा को मारने की कोशिश की, और जब वहां पर दूसरे लोग आ गए तो उसने उस पर यह दबाव डाला कि वह संदीप पर इस केस का आरोप लगाए। तो इस घटना के 8 दिन बाद 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक हत्या का यह आरोप गैंग रेप के आरोप में कैसे बदल गया? और इस मामले में फलाना ढिमकाना का यह कहना है कि वहां के बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर और उसके परिवार ने इस मामले को तूल दिया और इसे एक ऊंची जाति वर्सेस नीची जाति का केस बनाने के लिए, इसे गैंग रेप का केस बनाने के लिए मनीषा के परिवार को प्रेरित किया। तो यहाँ पर 4 बातें हैं। पहली बात, फलाना ढिमकाना का यह कहना कि मनीषा और संदीप में अफेयर था, सही है या नहीं यह हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन उनका यह क्लेम है कि उनके पास सारे सबूत है और वह अपनी बात एसआईटी के सामने रखने के लिए तैयार है तमाम सबूतों के साथ। दूसरी बात, इतना तय है कि मनीषा के पहले स्टेटमेंट में किसी भी रेप का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बाद के जो वीडियोस है उसमें मनीषा जो कहती है उसका कॉन्ट्राडिक्शन है मनीषा के फर्स्ट वीडियो के साथ। तो मतलब मनीषा ने बाद में डेफिनेटली अपने बयान को चेंज किया है और झूठ कहा है। तो वह किसके दबाव में कहा है और जानबूझ करके संदीप या कुछ लोगों को फंसाने के लिए उसे किसने कहा? तीसरी बात, अगर फलाना ढिमकाना की इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें यह साफ पता चलता है कि 14 तारीख, 19 तारीख और फिर 22 तारीख 3 बार इस केस की डिटेल्स, एफआईआर डिटेल्स को चेंज किया गया। जाहिर सी बात है कि किसी भी केस में अगर एफआईआर को 3 बार चेंज किया जाता है तो उससे जो जिसने एफआईआर फाइल की है उसकी विश्वसनीयता पर एक सवाल उठता है। तो इसी सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उस एरिया के डीएम को मनीषा के पिता से बातचीत करते हुए दिखाया गया है और वह डीएम मनीषा के पिता से यह कह रहे हैं कि बार बार स्टेटमेंट चेंज करने से आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है
मीडिया वाले 1-2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ में रहेंगे, तो आप अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज ना करें। इस वीडियो को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे डीएम उनकी फैमिली पर प्रेशर डाल रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप देखिए, अगर 3 बार एफआईआर को चेंज किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली जो भी केस में आरोप लगा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और ऐसी स्थिति में अगर डीएम उनको ये बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से वह कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी और भी कई सारे एलिगेशन लगाए हैं मनीषा की फैमिली ने डीएम के ऊपर, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इस एक वीडियो को छोड़ करके ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जहां पर डीएम पर जो आरोप लगाए गए हैं वह सही साबित होते हो। अगर ऐसा कोई भी वीडियो मिलता है, जैसे कि कहा गया है कि डीएम ने मनीषा के ताऊ पर लात से मारा, अगर ऐसा कोई वीडियो मिलता है जिसमें यह साबित होता हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली डीएम के अगेंस्ट में कोई भी कदम उठाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस वीडियो की बात आती है, जहाँ तक मेरी समझ है, ऐसा कुछ गलत इस वीडियो में नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपकी समझ मेरी समझ से अलग हो। तो यह थी इस केस की सच्चाई। ऐसा हो सकता है कि इस केस में जो जातिवाद का एक जहर फैलाया जा रहा है, जो इसे गैंग रेप का एक रूप दिया जा रहा है, हो सकता है कि वैसा कुछ इस केस में हुआ ही नहीं। ना ही इसमें कोई गैंग रेप हुआ हो और ना ही इसमें कोई जातिवाद का एंगल हो सकता है कि यह परिवार का आपस का मामला हो और हत्या एक्चुअली मनीषा के भाई ने की हो और इल्ज़ाम संदीप और कुछ लोगों पर लगाया जा रहा है उन्हें फंसाने के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ यह प्रूव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर गांव वालों से पूरा स्टेटमेंट लिया जाए, क्योंकि फलाना ढिमकाना की इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कहा गया है दोनों के संबंधों के बारे में, जिसकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर इस केस की सही ढंग से शिनाख्त होती है तो मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये गैंग रेप और जातिवाद का एक घृणा का केस ना होकर एक परिवार का आपसी कलह का मामला हो या फिर ऑनर किलिंग का मामला हो। तो ऐसी हालत में पूरे देश में जो विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, एक जातिवाद का एक जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वह किस हद तक सही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस केस में कुछ और भी मामले हैं, जैसे कि पुलिस ने आधी रात में क्रिमेशन क्यों किया, विरोधी पार्टियों को वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। मैं इन बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात की गई तो फिर हम असली मुद्दे से भटक जाएंगे, जो कि इस केस में सिर्फ यह जानने का है कि क्या वाकई में कोई गैंग रेप या मर्डर का केस है या फिर इस केस में ऐसा भी कुछ है जिसके बारे में हमें नहीं पता। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली होगी और अब आप इस बारे में एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकते हैं कि क्या वाकई में जो देश में प्रदर्शन हो रहा है, जो जातिवाद का एक जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वह किस हद तक सही है। अगर एनालिसिस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आप इस केस के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैंने फलाना ढिमकाना की वेबसाइट का लिंक वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मैंने कोशिश की है, मैंने अपनी तरफ से सारे पक्षों को निष्पक्ष भाव से आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसके जो पॉलिटिकल एंगल्स हैं मैंने उसके बारे में कोई भी बात नहीं की है। अगर आपको लगता है कि इस केस की सच्चाई बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए ताकि इस केस को लेकर जो लोगों में एक भ्रम बना हुआ है वह दूर हो, नफरत का जो माहौल फैला हुआ है वह कम हो, तो फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।